नमस्कार, मैं हूं नौशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो एक तरफ नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल से भी स्वर उठने लगे हैं। ममता बनर्जी अब भड़क गई हैं केंद्र सरकार पर। किस बात को लेकर भड़की हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है कि क्या मैं बंधुआ मजदूर हूं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, हम आज चर्चा करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, वो कह रही हैं मैं बंधुआ मजदूर हूं क्या? 24 का भी वो जिक्र करती हैं, कहती हैं कि 24 में बीजेपी की हार शुरू होगी तो बंगाल से ही शुरू होगी। क्या चल रहा है आखिरकार? बंगाल में एकदम से हलचल तेज हो गई है, क्या वजह? ममता बनर्जी ज्यादा दिन बीते नहीं है, साल 2021 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शिकस्त दी, उसके बाद उनकी जो ऊर्जा है और जो उनकी काबिलियत है इस तरह के बयान देने की, जाहिर है वो बढ़ गई है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस तरह की बात कही है। देखिए, दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन है और ये उद्घाटन एक ऐसे मूर्ति का अनावरण का भी अवसर है जो नेताजी की मूर्ति है। तो जाहिर है कि नेताजी का एक गहरा रिश्ता पश्चिम बंगाल से है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को बुलाया जाए। ममता बनर्जी की शिकायत यह है कि यह न्योता उन्हें एक दिन पहले यानी कि कल मिला और वो भी एक नौकरशाह के द्वारा दिया गया। 3 बार की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हें यह सम्मान के खिलाफ लगा कि उन्हें एक ऐसे भाषा में निमंत्रण दिया जाए जो कहता है कि आपको 6 बजे शाम को रहना है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो इस भाषा से वो आहत हुई और उन्होंने अपनी भावनाएं खुलकर के उजागर की, कहा कि क्या हम बंधुआ मजदूर हैं। और कलकत्ता में ही उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर आज जाके माल्यार्पण भी किया और उसके बाद ये तमाम बातें भी कही। आज बैठक भी उन्होंने अपने साथी नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के साथ की। देखिए, ममता बनर्जी के साथ इस बात को तो आपको जोड़ना पड़ेगा कि वो एक फाइटर हैं और प्रधानमंत्री मोदी को जिन लोगों ने शिकस्त दिया है चुनाव में सीधे, उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आते हैं और इसके अलावा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उनका नाम आता है प्रमुखता से। और बड़े बड़े नेता, चाहे नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, सीधी लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी को हरा नहीं पाए हैं। तो ये एक सच्चाई है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, तो जाहिर है कि कमजोर स्थिति उनकी है, तो वहां पर तो केसीआर और स्टालिन ने जीत दर्ज की है। लेकिन उत्तरी राज्यों में और पूर्व में जिस तरह की स्थिति है उसमें तो ये 2 नाम ही सामने आते हैं। और ममता बनर्जी, आपको याद होगा 2021 में जब चुनाव जीती तो उसके बाद उनके भी समर्थकों ने प्रधानमंत्री की उम्मीदवार के तौर पर उनको ब्रांड करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी का फैलाव भी एक बार सोचा था करूं और गोवा में भी जाकर के उन्होंने पार्टी खोल दी थी, हालांकि सब धीरे धीरे खत्म हो गया। ममता बनर्जी की अदावत भी चल रही है, आप जानते हैं, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, बहुत से स्कैम, ईडी सीबीआई, उनके परिवार तक घुसा हुआ है। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी, उनके भतीजे और उनकी पत्नी को बुलाया जा रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि आज की तारीख में उनकी नाराजगी की वजह है और शायद यही वजह है उन्होंने ये बात कही। नाराजगी शेख हसीना को लेकर भी कि मुलाकात नहीं कर पाई। जी हाँ, देखिए, इनसाइड स्टोरी ये भी है कि शेख हसीना 4 दिन से हैं भारत में और शायद ये पहली दफा होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात और पूरे प्रोग्राम का जो तय हो रहा होता है, प्रोटोकॉल जो होता है, वो केंद्र सरकार के हाथों में होता है। बांग्लादेश की सरकार से मिलकर के वो तय करते हैं। तो या तो उन्होंने समय मांगा होगा या फिर उन्होंने उम्मीद की होगी कि हमें समय तो मिलेगा ही, शेख हसीना आ रही हैं। क्योंकि अगर बॉर्डर किसी राज्य के साथ बांग्लादेश का टच करता है तो वो पश्चिम बंगाल है। तमाम ऐसे फैसले यहां 7 एग्रीमेंट्स के जरिए लिए गए जिसमें कि पश्चिम बंगाल के हितों को ध्यान में रखते हुए ले गए, जैसे रिवर शेयरिंग, रिवर वाटर शेयरिंग जो होता है, नदी के जल का बंटवारा। तो ऐसे मामलों पर ममता बनर्जी को अपनी गैर मौजूदगी खल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी तौर पर भी, चूंकि साझा संस्कृति है दोनों
बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की, बांग्लादेश ईस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, तो साझा संस्कृति होने की वजह से चुनावी तौर पर भी पश्चिम बंगाल की जितनी भी पार्टियां हैं, बांग्लादेश उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेख हसीना यहाँ हों और उनकी मुलाकात ना हो तो एक साजिश वो देखती हैं केंद्र की, और इस कारण से उनका गुस्सा आज फूट पड़ा। 24 को लेकर भी जिस बात का जिक्र किया कि बंगाल से शुरू होगा, जो हारने का सिलसिला है वो बंगाल से शुरू होगा, केंद्र सरकार को खुली चुनौती, सीधी चुनौती। हालांकि चुनाव में जब हम जाते हैं तो विधानसभा, अच्छा ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक औरा कह सकते हैं कि तमाम राज्यों जहां पर छत्रप अपने आप में मजबूत है, जब केंद्र के चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, तो वहां पर वो सब पकड़ जो है ढीली पड़ती हुई नजर आती है। हम दिल्ली का उदाहरण देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में भी अगर केंद्र के चुनाव को देखेंगे तो अलग स्थिति, जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो एक अलग स्थिति। तो क्या ये कमाल केंद्र के चुनाव में दिख पाएगा, ये बड़ा सवाल। और यही आज दावा कर दिया है उन्होंने, कहा है कि हार जो है वो पश्चिम बंगाल से ही शुरू होगी। अभी पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, जो कि छोटी बात नहीं है। और तब जबकि ये सारी सीटें छीनी गई हैं ममता बनर्जी से, और ज़्यादातर सीटें इनमें से जो 18 सीटें हैं वो ममता बनर्जी की ही पार्टी के पास थी, और ममता बनर्जी की सीट संख्या 22 है। इसके पिछले चुनाव में 2014 में मात्र 4 सीटें थी और बड़े कम कैंडिडेट उनके वहां से जीत कर आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के तो 4 से 18 हो गए, तो चिंता का सबब तो है ही। हालांकि इसी बीच आपने जैसा कहा, विधानसभा चुनाव वहां के स्थानीय छत्रप जीत लेते हैं, ममता बनर्जी ने भी जीत लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव तो मोदी के नाम पे लड़ा गया, और 18 सीटें बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को आना, जहां संगठन भी बहुत कायदे से नहीं बन पाया था, बड़ी बात मानी गई। लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि नीतीश, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं। और उन्होंने एक विजन जिसके बारे में बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, दिल्ली यात्रा में उन्होंने बात की कि सारी ऑपोजिशन एक हो जाएंगे। उस विजन को उन्होंने उत्तर भारत में एक आकार देने की कोशिश की है, उत्तर और पूर्व में ममता बनर्जी ने। उन्होंने वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और यूपी, इन चारों को जोड़ा है, अखिलेश का नाम लेकर, नीतीश का नाम लेकर, हेमंत सोरेन का नाम लेकर अपने साथ। और इन चारों राज्यों को अगर आप देखें हिमांशु, तो आप पाएंगे कि 174 सीटें इस वक्त इन चारों राज्यों से आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद 40 बिहार से, 42 आती हैं पश्चिम बंगाल से, और 14 सीटें आती हैं झारखंड से। इनमें से 174 सीटों में से 132 सीटों पर 132 आउट ऑफ 174 अभी भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तो उनका यही कहना है दरअसल कि उनकी हार जो शुरुआत होगी उसकी, वो पश्चिम बंगाल से होगी और इस पूरे इलाके में होगी, क्योंकि ये सारे बड़े विपक्षी नेता अब एक साथ हो गए हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ममता बनर्जी की पार्टी का कोई दखल बिहार में है, या बिहार की किसी पार्टी का दखल जनता दल यूनाइटेड का बंगाल में है, या फिर झारखंड की किसी पार्टी का दखल बिहार या उत्तर प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश की किसी भी पार्टी का दखल बिहार, बंगाल या झारखंड में है। ऐसा है नहीं, लेकिन यह है कि चारों नेता एक हैं, और चारों नेता अगर एक है तो उनका यह कहना है कि हम बहुत कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और उन्होंने तो इतना तक कहा कि 100 सीटें वो इसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। 100 सीटें, 303 सीटें अभी हैं, 100 सीटें अगर हारती है तो 200 सीटें हो जाती हैं, तो कैसे भरपाई हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा दावा है आज की तारीख में, लेकिन वो भड़की हुई हैं, वो नाराज हैं, और इस नाराजगी में हिमांशु, नीतीश कुमार के लिए एक अवसर है। नीतीश कुमार ठंडे दिमाग से उसी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम को नाराजगी के साथ ममता बनर्जी की अपनी स्टाइल है, वो अप्रोच करती हैं गुस्से और आग बबूला होकर के, वो उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं। नीतीश कुमार इज अ कूल कस्टमर, वो थोड़ा आराम से धीरे से रणनीति के हिसाब से करते हैं। तो इस तरह की बातें, इसी नाराजगी और इसी ऑपोजिशन के साथ आने की बात कल या परसों नीतीश कुमार कर रहे थे, उसी को आज एक रेजोनेंस हम सुन रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर बड़े फ्रेम में अगर देखा जाए तो बिहार से नीतीश कुमार खुलकर सामने आ गए हैं,
अरविंद केजरीवाल भी खुलकर दिल्ली से लगता है सामने आ गए हैं, ममता बनर्जी भी आ गई हैं और राहुल तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकल गए हैं। वो तो अलग ही जोन में जा रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को और तमाम मुद्दों को लेकर घेरते हैं वो अलग है। तो चौतरफा वार इस बार विपक्ष करने के जो मूड में है उसकी शुरुआत क्या हम शंखनाद क्या मान लें कि अब हो गया है? आप देखिए कि ये चौतरफा वार कभी कभी फायदे का सौदा हो जाता है। किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सब लोग विपक्षी वोटों में थोड़ा थोड़ा काट लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करीब 35% वोट ला करके आराम से जीत जाती है और कभी कभी 35% से कम वोट लाकर भी कहीं कहीं जीत जाती है। क्योंकि अगर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का भी खड़ा हो जाए, कांग्रेस का भी खड़ा हो जाए उत्तर प्रदेश में, तो फायदा किसका है? अगर कैंडिडेट बसपा का भी जुड़ जाए तो और भी ज्यादा बेहतर बीजेपी का फायदा हो जाता है। दिल्ली की ही बात कर लें आप, तो दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का भी कैंडिडेट खड़ा हो जाता है तो फायदा भारतीय जनता पार्टी का है। तो बड़ा प्रश्न यही है जो नीतीश कुमार दिल्ली में उठा रहे थे कि क्या सब लोग मिल करके जो जहां है वहां हराने की स्थिति में है तो उसे अवसर हम दें। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में ममता टक्कर अगर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को, जो कि वो देती आई हैं, साबित भी करती आई हैं, तो लेफ्ट और कांग्रेस ममता की जो गार्डियनशिप है, पॉलिटिकल गार्डियनशिप को मान ले और मान करके वो बिहार में संभव हो गया है क्योंकि नीतीश की गार्डियनशिप को मान लिया गया है वहां पे। लेकिन क्या दिल्ली में केजरीवाल की गार्डियनशिप को कांग्रेस मान लेगी? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इन सब तमाम प्रश्नों के मद्देनजर ये जोड़ना कि बहुत आसानी से हम 100 सीटें कम कर देंगे, बहुत आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर हम ये भी देख रहे हैं कि आपने किया त्रिकोणीय है, तो क्या विपक्ष 1-to-1 वाली फाइट में सभी को जोड़कर 1-to-1 फाइट करवा दे? जैसा कि जिक्र किया त्रिकोणीय होता है अगर, तो फिर विपक्ष का ही नुकसान होता है, वहां पर बीजेपी का फायदा हो जाता है। ये जितने भी नेता आगे आ रहे हैं, उग्र हो रहे हैं चुनाव को लेकर, वो 1-to-1 फाइट करवा दें तो फिर विपक्ष का फायदा हो सकता है। इनमें से कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के सदृश टक्कर देकर लोकसभा चुनाव हरा देने की स्थिति में अगर है तो ममता बनर्जी हैं, अकेले दम जो हरा सकती हैं। उनका प्रूवन रिकॉर्ड है कि अपने राज्य में उन्होंने हराया है। कुछ हद तक अखिलेश यादव अगर सही कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो हरा सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर हरा सकती है। जेएमएम देखिए 2019 के चुनाव हुए थे, 14 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। जबकि ये झारखंड में जो चुनाव हैं वो विधानसभा के बहुत ज्यादा पहले नहीं हुए थे, लेकिन विधानसभा में भले ही थोड़ी बहुत सफलता मिली, लोकसभा में तो बिल्कुल सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये हो जाता है कि हर दल को अपने किसी दल के गार्डियनशिप को स्वीकार करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। अब दिल्ली में केजरीवाल के आधिपत्य को कांग्रेस स्वीकार कर पाती है तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंडिंग भी तो बैठाना कि चलिए आप दिल्ली में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है तो आपकी गार्डियनशिप होगी वहां पर, इस बात को भी तो समझिए। तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का अपना एक रुतबा है, वो मानेगी क्या आसानी से? तो कागज पे बहुत सही लगता है ये सारी बातें। कागज पर ममता बनर्जी ने सोचा होगा तो उन्हें उचित लगा होगा कि 174 में से 132 सीटें अभी हैं, इनकी हालत यही हम खराब कर सकते हैं। पर ये एक्चुअली होना, ये एक भरत प्रयास है जिसको शुरू किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार को लगता है कि ऐसा हो सकता है और एक साथ सारी पार्टियां आ सकती हैं। ममता बनर्जी एक ऐसी ताकत है जो अकेले दम हरा सकती हैं। केसीआर भी एक ऐसी ताकत रखते हैं अपने राज्य में, वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। स्टालिन तो हरा ही सकते हैं। तो ऐसे में बहुत से दल हैं जो अपने दम पर, नवीन पटनायक हरा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें सीधे हरा दिया था उसने। गुजरात में भी 80 सीटें विधानसभा में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस 77 सीटें लेकर आ गई थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोकसभा में भी इस मैजिक को दोहराया जाए और जो फायदा
विपक्ष के वोटों के विखंडन का भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है उसको रोका जाए। इस विजन को साथ लेकर चल रहे हैं, इसमें किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने यह कैलकुलेट किया है, आप जितने भी नाम ले रहे हैं सब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अच्छा, आज इस शो में एक भविष्यवाणी भी हो जाए कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि विपक्ष अगर एकजुट होकर काम करता है तो बीजेपी कमजोर हो सकती है। बीजेपी को जरूरत हो सकती है कि और लोग भी उनके साथ आकर जुड़े, जो मैजिकल फिगर है वहां तक ना पहुंचे तो कुछ लोगों को ऐड ऑन करे, वो स्थिति हो सकती है। लेकिन पूरी तरीके से बीजेपी धराशायी हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आपका आकलन सही है, क्योंकि एज अ वोट कैचर प्रधानमंत्री मोदी की जो शख्सियत है उसको धूमिल करने वाले कोई कारक अभी सामने नहीं आए हैं। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आने वाले दिनों में नहीं आ सकते हैं, और डेमोक्रेसी में 1 साल का वक्त या 8 महीने का वक्त बहुत ज्यादा होता है, तुरंत चीजें बदल जाती हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसे कोई कारक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक फ्रंट पर थोड़ी कमजोरी है, चाहे वो महंगाई या बेरोजगारी के संदर्भ में उसको कोविड से कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसे एक्सप्लॉइट करने वाला एक बहुत उदात्त कोई कैरेक्टर इमर्ज कर गया हो, या फिर कोई एक नैरेटिव बिल्ड हो गया हो। अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो कोई नैरेटिव बिल्ड हो गया हो, और वो प्रांत दर प्रांत वही नैरेटिव चला आ रहा हो। अभी तक ऐसा हो नहीं पाया, जबकि समस्याएं तो हैं। तो ऐसे में लगता यही है कि लोगों को इसके इतर जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे वो जाति से जुड़े हों, धर्म से जुड़े हों, उन सब मुद्दों में भी मोदी ऊपर दिखाई पड़ते हैं लोगों को, और इसीलिए उनमें विश्वास किया जाना एक हकीकत पिछले 2 चुनाव में हमने देखा है। तीसरी बात यह है कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसी चुनाव की स्थिति बना दी गई है, जिसमें एक व्यक्ति को देख करके आजकल वोटिंग होने लगी है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पर क्या हो गया है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह एक फेस अरविंद केजरीवाल का, और फिर XYZ कुछ भी हो, कोई भी जीत रहा है झाड़ू के नाम पर। ऐसे ऐसे लोग जो राजनीति में 1 महीना पहले आए वो भी जीत रहे हैं। उस आंदोलन से निकले हुए लोग ऐसे ही थे, जीता उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, और जो लोग कभी विधायकी नहीं जीत पा रहे थे वो MP का चुनाव जीत गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये तो चुनाव जब हुआ तो ये कहा गया 19 का कि लहर तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, और उसके पीछे आपने अगर उस सीट पर रुमाल भी रख दिया है तो लोग रुमाल को वोट दे आएंगे जाके। तो इसीलिए अभी क्या वो चमक खत्म हो गई है? मैं ना कहूंगा, इसलिए कि कोई वजह, कोई कारक सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये आखिर में जरूर जोड़ना चाहूंगा कि ममता बनर्जी के हुंकार या नीतीश कुमार की ललकार, ये सारी बातें जो हैं वो भी बेवजह नहीं है। एक ऐसी गोलबंदी की संरचना होने लग पड़ी है चुनाव से, समझिए कि अभी 15-20 महीने का वक्त है, थोड़ा कम, जो कि पहले हमें नहीं दिखा, 2014-2019 में नहीं दिखा। बहुत से लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना जरूरी है। हम केंद्र की राजनीति में पहुंचे, प्रधानमंत्री बने न बने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रोकना पड़ेगा, क्योंकि ईडी सीबीआई ने ऐसा माहौल कर दिया है कि उन्हें लग रहा है विपक्षी एकता अब जरूरी हो गई है। और इन सब में अगर कोई एक व्यक्ति ईडी सीबीआई से बचा हुआ है तो वो नीतीश कुमार है, जो आगे निकलकर आ गए हैं इस गोलबंदी को आकार देने के लिए। तो इसलिए मोदी के सामने फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन कोई नहीं होगा ये गारंटी हम लोग तो इस बात पे चर्चा भी कर चुके हैं कि अगर चेहरे को लेकर राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे बीजेपी से। इसलिए बीजेपी, जैसा कि हम लोग भविष्यवाणी अभी बैठकर इस मंच पे कर रहे हैं कि कमजोर कर पाना संभव है, लेकिन हरा पाना फिलहाल के लिए लगता नहीं है। ऐसे कोई कारक जिस बात का आपने जिक्र किया वो नजर नहीं आते। हमारे दर्शकों को क्या लगता है वो बता सकते हैं। बंगाल से ममता बनर्जी की गर्जना एक बार फिर से देखने को मिली है, तो एक फ्रंट बंगाल से भी खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो कितना नुकसान कर पाता है ये तो जनता ही बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे, क्योंकि आपकी वोट की ही शक्ति इस लोकतंत्र को चलाती है। हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा शो, और इस चर्चा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।